हेलो फ्रेंड्स, आपके सब अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो होगी सीडीपी की। सीडीपी की क्लास रहेगी, ये आपकी सीटेट और एचटेट को देखते हुए होगी। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये क्लास जो होगी वो किस लेवल के लिए होगी, लेवल 1 या लेवल 2। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को इसमें कवर अप कराया जाएगा। ठीक है, ये आपकी सीडीपी की क्लास रहेगी। और जिसका भी एग्ज़ाम एचटेट का जो अभी दिसंबर में है और सीटेट का जो एग्ज़ाम है उनका कब 21 जनवरी को, तो दोनों के लिए ये कवर अप कराई जाएगी ये क्लास। तो आज आपके सीधा समय ज़्यादा ना लेते चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका जीन प्याजे। तो आपको जैसा कि पता चल ही गया कि ये क्लास जो कवर अप कराई जाएगी वो एस्टेट और सीटेट को दोनों को कराई जाएगी। ठीक है, चलिए समय ज़्यादा ना लेते। टॉपिक का है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया था ये जीन प्याजे के ने दिया था। ठीक है, तो जीन प्याजे जी ने दिया था और ये कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्याजे का मानना है जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं बच्चे। ठीक है, डेफिनेशन इसी बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। आगे है आपका, इन्होंने कहा है कि कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, तो ये कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये है, ये अनुकूलन का सिद्धांत देख लेते हैं। तो अनुकूलन का सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 जो होती है आत्मसातकरण। एडॉप्टेशन में पहला आता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन जिसको कहा जाता है। आत्मसातकरण क्या है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। समायोजन क्या होता है, एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। साम्य धारण, साम्य धारण क्या है, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर सकता है। वो क्या कहलाता है, आपका साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन कहलाता है। यानी दोनों में डिफरेंस कर पाए कि कौन सा आपका आत्मसातकरण और कौन सा समायोजन है, इन दोनों को समझ पाए, डिफरेंस अंतर कर पाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, संतुलन कहलाता है। अगला है आपका स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध मिलेगा। तो ये क्या है, स्कीम्स के अंतर्गत आता है। अगला है आपका स्कीमा। तो स्कीमा क्या है कि शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज जो माइंड से जुड़ी रहती हैं। जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है, तो ये क्या कहलाती हैं, स्कीमा के अंतर्गत आती हैं। तो क्या डेफिनेशन, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज जो माइंड से जुड़ी रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्कीमा कहलाती है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई गई हैं, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहा जाता है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं, 5 होती हैं, सभी को पता है। आँख, नाक, कान, है ना। तो 4 इस प्रकार से ये कितनी होती हैं, ये 5 होती हैं। चलिए अगला है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। ठीक, ये तो हो गई आपकी संवेदी पेशी अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर लेते, दूसरी है आपकी जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ये आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। जीववाद किसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो वो जीववाद के अंतर्गत कहलाता है। वो एनिमिज्म के अंतर्गत आता है कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। ठीक, हम केंद्रित की याद करते हैं, ईगो सेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कह रहा है, जो वह कर रहा है, सोच रहा है,
वह सब ठीक है, तो क्या कहलाता है वो? अहम केंद्रित की अवस्था कहलाती है, ईगोसेंट्रिज्म वो कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म। अब पलटावी की अवस्था क्या होती है? जिसको कहते हैं इरेसिसिबिलिटी। क्या कहते हैं? इरेसिसिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता, वो क्या कहलाता है? अपलटावी की अवस्था कहलाती है। जैसे उसको कहा गया कि 4 + के 6 तो इक्वल टू 10 होते हैं। अब बच्चा को बताया गया कि 5 + 5 कितने होते हैं? 10। तो वो क्या कहेगा? नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो उसमें अपलटावी की अवस्था, इसमें बच्चा वस्तुओं उलटना पलटना नहीं सीख पा रहा है, क्योंकि जैसा जो बता दिया वही उसके माइंड में बैठ जाता है, वो कहलाती है अपलटावी की अवस्था। अपने आप से कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए, वो कहलाती है अपलटावी की अवस्था। समझ पाए? ऐसे शॉर्ट तरीके से समझे। आगे है आपका अगला एग्जाम्पल देखिए, मुद्रा संप्रति या दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। बिल्कुल सही बात है। अपलटावी की अवस्था में क्या होती है? न तो वो मुद्रा के बारे में जानता है, ठीक, न दूरी, भार, ऊंचाई आदि की कंसेप्ट की कमी रहती है। केंद्रीकरण क्या होता है? सेंट्रेशन क्या कहता है? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं, तो वो क्या कहलाती है व्यवस्था? वो कहलाती है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रेशन। आगे आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको क्या जाता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा जो होता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर विचार करना शुरू कर सकता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि की कॉन्सेप्ट को गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? अपलटावी का गुण आ जाता है, जीववाद आ जाता है, मुद्रा, भार आदि का कॉन्सेप्ट बना लेता है। देखिए, तो इसका ये है मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या समझेगा? एक तो चीज़ों को समझना, रिएक्ट करना समझ लेगा। जीववाद यानी क्या क्या मतलब जीवित है, क्या निर्जीव है, ये समझना शुरू कर लेगा। दूसरा, मुद्रा के बारे में जान लेगा कि ये 500 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 1000 का नोट है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में, भार के बारे में, वेट के बारे में जान लेगा बच्चा। तो इन चीज़ों का जो समझ बनती है बच्चे के अंदर, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। चलिए, इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा? आगमनात्मक तर्कण करने लगेगा, इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये भी इस अवस्था में आती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, तो क्या कहलाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जब पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए? बच्चा आंसर, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है, बच्चे ने कहा। तो ये इसके अंदर क्या आता है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे ने समझी, चीज़ों को रिएक्ट किया, तो वो क्या उसने आंसर दिया कि हाँ जरूरी है ऑक्सीजन, जिससे हमें मिलती है। आगे एग्जाम्पल है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो आती है वो 11 से 15 वर्ष की एज आती है, जिसको कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। कैसी अवस्था है? संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी कॉग्निटिव, यानी संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मानी गई है ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। कैसे चिंतन करने लगता है? अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है कि निगमनात्मक तर्कड़ा, इसमें बच्चा दिमाग के ऊपर तर्क करने लगता है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देता है, क्योंकि नियम उसको पता है। तो किसके अंतर्गत आया? ये आपका आया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी कर सके, किसी चीज़ का समाधान, किसी चीज़ को समझ सके, उसके पीछे कॉन्सेप्ट बना सके, समझ बना सके, वो आपकी क्या कहलाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसे बच्चे को कहा गया कि 5 + 5 = 10 होते हैं, और बच्चे से पूछा कि 10 कितनी संख्याओं, ऐसी कौन सी संख्याएं जिनको जोड़ने से, दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने से कितना बन जाए है? 10 बन जाए। तो 3 + 7 भी होगा, ठीक है, और 5 + 5 भी होगा। तो आज आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये जीन प्याजे। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तो अपनी तैयारी को मजबूत करिए और इस बार सीटेट निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।